नमस्कार। आपने अक्सर फिल्मों या सीरियल्स में देखा होगा वो मॉनिटर पर ऊपर नीचे जाती लाइनें। वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो दरअसल हमारे दिल की अपनी भाषा है, एक इलेक्ट्रिकल भाषा। तो आज दी आयुड स्टूडियो में विशाल उगले के साथ चलिए सीखते हैं इस भाषा को डिकोड करना, एक ईसीजी को समझना। ये जो दिख रहा है, ये एक नॉर्मल हार्टबीट का पूरा नक्शा है। अभी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के खत्म होते होते इसके हर एक हिस्से को पहचानना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल की ये इलेक्ट्रिकल भाषा आखिर है क्या। फिर देखेंगे एट्रियल एक्टिविटी को, जिसमें पी वेव और पीआर इंटरवल आते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर एक्टिविटी यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। फिर रिपोलराइजेशन यानी एसटी सेगमेंट और टी वेव को समझेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक छोटा सा अभ्यास भी करेंगे। पहला टॉपिक, दिल की इलेक्ट्रिकल भाषा। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये ईसीजी आखिर होता क्या है? देखिए, ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक तरह से हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कहानी है। ये उन छोटे छोटे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है जो दिल को धड़कने के लिए कहते हैं। मशीन बस इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ती है और कागज पर एक पैटर्न बना देती है, और इसी पैटर्न को हम हार्ट रिदम कहते हैं। अब इस भाषा की अपनी एक अल्फाबेट होती है और इसके अक्षर हैं पी, क्यू, आर, एस और टी। यही वेव्स मिलकर एक पूरी धड़कन की कहानी सुनाती हैं। इनको समझना ही ईसीजी को समझने का पहला कदम है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एट्रियल एक्टिविटी। अब हम कहानी को बिल्कुल शुरू से देखेंगे, यानी पी वेव और पीआर इंटरवल से। ये सब कुछ दिल के ऊपरी चेंबर से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि एक हार्टबीट की कहानी शुरू कहाँ से होती है? वो कौन सी पहली इलेक्ट्रिकल स्पार्क है जो सब कुछ शुरू करती है? और इसका जवाब है पी वेव। ये जो पहली छोटी सी लहर है, यही है पी वेव। ये तब बनती है जब दिल के ऊपरी दो चैम्बर यानी एट्रिया सिकुड़ते हैं और खून को नीचे वाले चैम्बर्स में भेजते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है दिल के अपने पेसमेकर एसए नोड से निकलने वाले एक छोटे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। तो पी वेव को पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। ये बेस लाइन से ऊपर की तरफ उठती हुई एक छोटी गोल पहाड़ी जैसी दिखती है, और इसके पूरा होते ही लाइन वापस बेसलाइन पर आ जाती है। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी ईसीजी पर पी वेव है ही नहीं तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दिल का जो नेचुरल पेसमेकर है यानी एसए नोड, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर एट्रिया सही से सिकुड़ने के बजाय सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। पी वेव के फौरन बाद आता है पीआर इंटरवल। ये क्या है? ये वो टाइम गैप है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाने में लगता है। यहाँ एवी नोड पर एक बहुत जरूरी छोटा सा पॉज होता है। ये पॉज वेंट्रिकल्स को खून से पूरी तरह भरने का मौका देता है, और ये टाइमिंग बहुत मायने रखती है। एक नॉर्मल पीआर इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकंड के बीच का होना चाहिए। ईसीजी पेपर पर देखें तो ये 3 से 5 छोटे छोटे बॉक्स के बराबर होता है। अगर ये इससे ज्यादा लंबा हो जाए तो ये सिग्नल के रास्ते में किसी रुकावट का इशारा हो सकता है, जिसे हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। अब चलते हैं ईसीजी के सबसे बड़े और सबसे ड्रामेटिक हिस्से की तरफ। ये है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ईसीजी का स्टार अट्रैक्शन। ये वो पल है जब दिल के दो बड़े निचले चेंबर यानी वेंट्रिकल्स पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खून को पूरे शरीर में पंप करते हैं। असल में जो धड़कन हम महसूस करते हैं वो यही है। अब देखिए, एक नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एकदम पतला और शार्प होता है, लेकिन अगर ये चौड़ा हो जाए जैसा कि दाईं तरफ दिख रहा है तो ये एक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल्स में सही रास्ते से नहीं पहुंच रहा, जैसे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं रीपोलराइजेशन की। वेंट्रिकल्स के इस जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के बाद दिल की मसल्स को अगली बीट के लिए आप कह सकते हैं रिचार्ज होना पड़ता है, और इसी रीसेट या रिचार्ज होने की प्रोसेस को हम एसटी सेगमेंट और टी वेव में देखते हैं। क्यूआरएस के ठीक बाद जो ये फ्लैट लाइन है, इसे कहते हैं एसटी सेगमेंट, और ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट मसल को कोई चोट लगी है, जैसे हार्ट अटैक में, तो वो ठीक से रिचार्ज नहीं हो पाती। इसका असर ईसीजी पर दिखता है, जहां एसटी सेगमेंट अपनी नॉर्मल बेसलाइन से या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे चला जाता है। तो यहां एक सिंपल सा नियम याद रखना है। एलिवेशन मतलब इंजरी और डिप्रेशन मतलब इस्कीमिया।
यानी अगर एसटी सेगमेंट ऊपर उठा है तो ये मसल इंजरी का साइन है, और अगर नीचे गया है तो ये इस्कीमिया का साइन है, मतलब मसल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इमरजेंसी में ये एक बहुत बड़ा क्लू होता है। और आखिर में आती है टी वेव। ये जो गोल पहाड़ी जैसी वेव है, ये इस बात का सबूत है कि वेंट्रिकल्स अब पूरी तरह से रीसेट हो चुके हैं और अगली धड़कन के लिए तैयार हैं। इसका शेप और डायरेक्शन भी दिल की सेहत के बारे में काफी कुछ बता सकता है। टी वेव का आकार बहुत मायने रखता है। जैसे अगर टी वेव बहुत ज्यादा पीक पर हो, नुकीली हो, तो ये खून में पोटेशियम के हाई लेवल यानी हाइपरकलीमिया का इशारा हो सकता है। और अगर टी वेव चपटी हो जाए तो ये इशीमिया या पोटेशियम की कमी का संकेत भी हो सकता है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक फटाफट समरी हो जाए। ये समरी एक तरह से पूरी चीट शीट है। फटाफट रिवाइज करते हैं। पी वेव है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब ऊपरी चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन। पीआर इंटरवल है एवी नोड का कंडक्शन टाइम। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी निचले चैम्बर्स का पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। और एसटी सेगमेंट और टी वेव दिखाते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी उनका रीसेट होना। इन सब की नॉर्मल वैल्यूज और पोजीशंस को याद रखना ही ईसीजी एनालिसिस का बेस है। तो अब अगली बार जब कोई ईसीजी स्ट्रिप सामने आए तो ये सिंपल 4 स्टेप का तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले पी वेव्स ढूंढिए, फिर पीआर इंटरवल को नापिए, उसके बाद क्यूआरएस की चौड़ाई को देखिए, और आखिर में टी वेव्स को चेक कीजिए। इससे एनालिसिस करना काफी सिस्टमैटिक हो जाता है। तो बस यहीं खत्म होता है ईसीजी की भाषा पर हमारा ये डिस्कशन। याद रखिए, हर एक धड़कन एक कहानी कहती है, एक इलेक्ट्रिकल सिम्फनी। उम्मीद है कि इस जानकारी से अब आप उस सिम्फनी को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।